आज हम लोग का टॉपिक है शब्द विचार, है ना। और पहले हम लोग दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर ये जो खत्म होगा ना, तो आप देखोगे जो हम लोग का 32 लिस्ट है उसमें बहुत कुछ खत्म होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसी शब्द विचार में हम लोग को पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, है ना। बहुत कुछ पढ़ना है और ये थोड़ा सा लॉन्ग भी है और मेरे विचार से वर्णमाला के समान ही है। बाकी देखते हैं कितना दिन में खत्म होता है ना। शब्द विचार में कुछ लोग को अगर यहाँ कठिनाई हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण को सुविधा की दृष्टि से, पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से हम उसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाग है? सबसे पहले तो वर्ण विचार है, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार और विराम चिन्ह। ये 4 भागों में हम बांटते हैं, जिसमें से हम वर्ण विचार पढ़ चुके हैं। अभी हमारा क्या है? शब्द विचार, इसके बाद वाक्य विचार, फिर विराम चिन्ह, है ना। तो मुख्य रूप से इसी में बहुत कुछ आ जाता है। तो शब्द विचार ऐसा ना सोचो कि शब्द विचार शब्दों पे हमको चर्चा करना है, शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, है ना। शब्दों के बारे में पढ़ना है, बस बात यही है। तो अगर हम शब्द को लें कि शब्द क्या है, किसे कहते हैं, तो हम लोग फर्स्ट जब क्लास कर रहे थे वर्णमाला, तो उसमें हम लोगों ने शब्द के बारे में पढ़ा था, है ना, कि यह भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। पढ़े थे ना, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है। तो वो तो है ही, पर अगर आपको कहा जाए कि शब्द का एक अच्छा परिभाषा बनाइए तो आप क्या कह सकते हैं? शब्द का एक अच्छा परिभाषा बनाइए तो आप क्या कह सकते हैं? शब्द कैसे बन सकता है? ये तो ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम बोलते हैं, छोटी सार्थक इकाई को हम बोलते हैं शब्द, वो तो ठीक है। पर अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, अब इस चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्णमाला नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो तो इंट्रोडक्शन था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम चाहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं एक और परिभाषा दिया जाए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हाँ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ऐसा कोई नहीं कहेगा ना कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ण तो क भी है ना, और उसके बाद घ भी है, तो क आ घ मिल गया तो क हो गया। च, अब देखो च और प मिल गया तो क्या हो गया? इधर से हम लोगों ने कर दिया, मान लो छोटी बड़ी लगा दिया, चप्पी हो गया। तो ये भी तो वर्ण ही है, मिल रहे हैं कि नहीं? अब सोचो कख, ये कोई शब्द है? तो ऐसा चीज हमको बनाना है जो कि एक सार्थक अर्थ दे। तो सार्थक अर्थ तभी दे सकता है जब हम उसको एक व्यवस्थित क्रम में सजाएंगे, है ना। तो शब्दों का शब्द जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? वर्ण या अक्षर का एक सार्थक क्रम होता है। बोलो है नहीं? तो हम लोगों ने 2 चीज देख लिया, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं, वर्णों या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। ये भी हो जाएगा। और ये कितना हो सकता है? वर्ण या अक्षर जो हम मिला रहे हैं वो कितना हो सकता है? क्या अकेले एक वर्ण शब्द बन सकता है? नहीं। हिंदी वर्णमाला में हम जितना भी पढ़े थे ना, 52 वर्ण जितना पढ़े थे, ये सारे के सारे खुद में अपने आप में अर्थ नहीं रखते। जैसे अगर कहा जाए कि क, इसका क्या अर्थ है ना, य, इसका क्या अर्थ है? तो इसका कोई अर्थ नहीं, ये बस एक चिन्ह है। बस इनको मिलाएंगे तो अर्थ निकलेगा, है ना। तो कम से कम हमें कितना मिलाना पड़ेगा? 2 मिलाना पड़ेगा। अगर हम कहें ऐसा, एक घ हमने घ रखा, एक र रखा, ये दोनों को मिलाकर क्या बना दिया? घर। तो कम से कम कितना वर्ण को हमने लिया है? 2। इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 या 2 से अधिक, बोल है ना, 2 या 2 से अधिक। वो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। च का अर्थ होता है और, हम लेते हैं संस्कृत में, पर अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। हिंदी और संस्कृत बहुत दूर है एक दूसरे से, है ना। तो शब्द क्या होगा? 2 या 2 से अधिक, नोट कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों
दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। और ये जो सार्थक क्रम देख रहे हैं, यहां पे हम क्या क्या लगा सकते हैं? निश्चित क्रम, है ना, व्यवस्थित क्रम, यहां सार्थक के स्थान पर लगाया जा सकता है। हम ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के व्यवस्थित क्रम को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के निश्चित क्रम को शब्द कहते हैं। ऐसा हम बना सकते हैं, है ना। सार्थक के स्थान पर हम और चीजें भी बदल सकते हैं, व्यवस्थित, क्रमबद्ध, ऐसे लगाया जा सकता है, ठीक है। और अब पहले आप तो लिख ही चुके हो, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे कि शब्द जो होता है वो किसी भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होता है, इसे हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना हमने रखा भाषा के बारे में। शब्द के बारे में अगर हमको यहाँ जैसे में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? जैसे में क्या लिख सकते हैं? तो एक तो हमने घर लिख दिया, है ना। और आप खुद से बोलो कुछ ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना। ऐसा शब्द बोलो जिसको सुनकर मन खुश हो जाए। बताओ, खुद से बोलो, शब्द होना चाहिए। नल, ठीक है, नल हमने लिख दिया। कोशिश करो कि कुछ ज्यादा थोड़ा बड़ा बदलो, है ना। ये घर, नल, ये तो बच्चों वाला शब्द होता है। दो अक्षर का नहीं, जितना मन उतना बोलो। दो अक्षर का ही नहीं बोलना है, बड़ा शब्द बोलो, चाहे कोई भी बोलो। अरे शब्द बोलना है, बड़े पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, परोपकारी, परोपकारी हमने लिख दिया, बहुत अच्छा, ये अच्छा शब्द है परोपकारी, परोपकार करना चाहिए। और बोलो, स्वाभिमान, स्वाभिमान भी होना चाहिए, है ना। और बोलो, सर्चिंग चल रहा है अभी ना। दानवीर, दानवीर ऐसे होता है। चलो, और क्या लिख सकते हैं? संस्कार लिख दें, संस्कार, नैतिक, नैतिक, सुविचार, ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो हमने क्या लिखा? दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं, जैसे घर, नल, परोपकारी, स्वाभिमान, दानवीर, संस्कार, नैतिक। ये शब्द क्या होते हैं? ये सब के सब शब्द होते हैं, है ना। रोटी हो जाएगा कि नहीं? सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। हम जैसे कुछ बोलते हैं, जो ये जो शब्द है, इसमें से कोई भी एक बोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो जाएगा। जो बच्चा होता है ना, वो देखना जब भी कुछ बोलता है ना, तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, पूरा वाक्य बोलता है क्या? वो एक दो शब्द ही बोलता है, फिर मम्मी उसके आगे और पीछे जोड़ लेती है ना, है ना, बोल है ना। तो ऐसा भी होता है। अब बात आती है, ये जो शब्द हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका किस प्रकार से ये बनते हैं, इस सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि शब्द को सामान्य रूप से अगर कहीं भी देखा जाए, अगर तो हम ऐसे बांट देते हैं शब्द सामान्य रूप से। सामान्य रूप से जब इसको बांटते हैं तो एक शब्द आता है सार्थक शब्द और एक आता है निरर्थक। ठीक है ये? बताओ कैसे लिखेंगे? निरर्थक, है ना, निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द होते और एक निरर्थक शब्द, यानी वैसा शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, निश्चित अर्थ निकले, और एक ऐसा शब्द जिसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द। तो सामान्य रूप से अगर कोई पूछता है ना, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो लोग बोल देते हैं कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। अब हमको तुम बताओ कि हमने परिभाषा में ही लिखा है कि दो या दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के सार्थक क्रम को शब्द बोलते हैं, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, बिना अर्थ वाले को हम लेते ही नहीं है। फिर यहाँ कौन सी बड़ी बात आ गई, और ये कौन सी बात हो गई कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ नहीं होता, फिर किस लिए उसको लिया जाएगा? तो किस लिए ले रहे हो?
एक तो हमें पहले ही हमने परिभाषा में बता दिया कि कुछ ना कुछ अर्थ होगा, नहीं अर्थ होगा तो हम उसको लेंगे ही नहीं। तो फिर किस लिए एक सार्थक बना रहे हो कि निरर्थक बना रहे हो? तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये जरूरी होता है। कैसे? ऐसे शब्द जिसका कुछ अर्थ होता है, स्वयं अपने आप में अर्थ होता है, तो उसको हम सार्थक बोलते हैं। निरर्थक शब्द कहने का ये अर्थ नहीं कि उसका कभी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, वो स्वयं कभी ऐसे रहेंगे ना तो उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता, लेकिन किसी सार्थक शब्द के साथ जैसे साथ में आते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है। तो उसके लिए निरर्थक शब्द का कॉन्सेप्ट रखा गया है। राइटर समझाना अच्छा चाहता है, कभी कभी हम लोग गलत समझ लेते हैं, है ना। जैसे मान लो लिखा है घर, ठीक है, ये तो अर्थ है दे रहा है, और निरर्थक शब्द में लिखते हैं वार। तो इसका कुछ अर्थ नहीं है अभी, लेकिन हम जैसे कहेंगे घर वार तो हो जाएगा। बोलो है नहीं? हमने कहा रोटी और एक कर दिया वोटी, रोटी वोटी। तो अब एक शब्द बनाएंगे दोनों को जोड़कर तो रोटी और बोटी, तो रोटी वोटी हो जाएगा, है ना। कपड़ा लत्ता हो जाएगा, है, घर बार हो जाएगा, और कुछ अपना से बोलो। तो इस तरह से जो शब्द बनाए जाते हैं जो अपने आप में कोई अर्थ नहीं रखते, लेकिन सार्थक शब्द के साथ जैसे जुड़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो जाता है। बोलो है नहीं? तो ऐसे में हमको सार्थक और निरर्थक दोनों को पढ़ना होता है। तो ये जो शब्द का बंटवारा होता है या उसका विभाजन करते, वर्गीकरण करते हैं, तो चार आधार पे करते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हम यही करते हैं सार्थक और निरर्थक, ये अर्थ के आधार पे है। फिर आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, और एक आता है व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति व्युत्पत्ति ऐसे। तो ये हम इसको कितने भागों में से बांटते हैं? चार आधार पे बांटते हैं। तो इसको देखते हैं, और आप इतना तो नोट कर चुके हो। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, बताना। जैसे अगर कहा जाए बिना मात्रा वाला, हमने क्या क्वेश्चन किया? बिना मात्रा का शब्द बनाना है, उसमें कोई, अब ऐसे भी कह सकते हो उसमें कोई स्वर जो मात्रा तो पढ़ लिया है। तो क्वेश्चन सुनना, बिना मात्रा का, बिना मात्रा लगाए या प्रयोग किए, है ना, बिना मात्रा लगाए 2, 3, 4, 5 और 6 अंक का, अक्षर का शब्द बनाए या लिखें, तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये बच्चे की क्लास में होता है। तो बच्चे की क्लास में जब किताब पलट के देखोगे 4 अंक तक मिलता है, हल चल हलचल है, लेकिन उसके बाद राइटर नहीं लिखता है। अब हम तुमको कह रहे हैं कि आज तक जितना पढ़ो ना पूरा दिमाग दौड़ाओ, है ना, बुद्धि लगाओ, अब कुछ ना कुछ निकालो जो 5 अक्षर का हो और उसमें कोई मात्रा ना हो। तो अगर 2 अक्षर का कहे तो जल लिख दिया हमने, 3 अक्षर का कहे तो कटहल, है, 4 अक्षर का अच्छा कटहल हाँ, 3 में कलम ले लेते हैं। ये सब तो खूब बच्चे याद करते हैं, हला चला हलचल है। अब बोलो 5 अक्षर का, समझ पा रहे हैं ना। हमने क्या कहा? बिना मात्रा लगाए, मात्रा यूज नहीं करना है, बिना मात्रा का हमें 5 अक्षर का शब्द बोलना है। अब मैं तुम्हें बताऊं जानकारी के लिए, जब मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था उस समय हमारे सर ने पूछा था, और सर बोले हमको भी नहीं पता है, हम अभी आ रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़ा के, तो उसमें 4 अक्षर तक दिया था, तो हमारे मन में आया कि 5 अक्षर का होना चाहिए। तो हम आप लोग से पूछ रहे हैं, क्योंकि आप लोग थोड़ा बड़े क्लास के हैं। 8वां तक हम लोग का स्कूल चलता था उस समय, है ना, हालांकि अभी भी वो स्कूल 8वें तक चलता है। तो अब सोचना है कि 5 अक्षर का क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने पूरा दिमाग लगाया। तो किसी एक बच्चा ने बोला कि हाँ ये है 5 अक्षर का, तो उसको बड़ा सम्मान भी दिया गया था, बताओ दिमाग लगा दिया तूने। बाद में हमने सोचा, हालांकि हम ही ने बताया था बाद में हमने और सोचा, जब हम घर आ रहे थे तो रास्ते में मैंने सोचा, तो हमने 6 अंक का भी सोच दिया है ना। अगले दिन जाकर मैंने रिपोर्ट दिया कि देखिए ये 5 अंक का, ये 5 अंक का, ये 5 अंक का। जब मैं 12 पढ़ रहा था तो एक खुदे से मिल गया, तो याद रहता है हमें। तो बताओ 5 अक्षर का शब्द बोलना है जिसमें कोई मात्रा ना हो। क्वेश्चन तो समझ गए हो ना?
सोचो सोचो, दिमाग अभी पहली बार जीवन में सोच रहे हो ना। नहीं तो इतना दिन से मास्टर बस बता देता था, हाँ तुम लोग भी पढ़ लेते थे। आज सोचना है, दिन भर आज यही सोचना है। इंस्टेंट सोचो, इंस्टेंट। मूर्ति बताने वाली है। आप ही सोचिए। हैं? जल महल। जल, ये जल महल का होता है? जोड़ के बताइए। बलगम हो सकता है। बलगम, देखो ये बलगम होता है, बलगम होता है, पर ये 4 अक्षर का है ना। बलगम एक तो होता है। जल मात्रा आ जाएगा सर, मग्न। जल मगन हो जा रहा है, मग्न लिखाता है तो मात्रा आता है। तो मात्रा आ जाता है। तेरे नहीं बोलते। ऐसा अगर होता जलमगन, तो जलमगन तो होता है, जलमग्न होता है, जलमग्न। यहाँ न का उच्चारण रहता है, आधा न रहता है उसमें, है ना। पर अगर इसको हम नीचे लेके आ जाएं, जलमग्न ऐसा कर दे तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पाएगा, हमें लग रहा है मात्रा आ जा रहा है। और दिमाग लगा। अब कमेंट जरूर करिएगा आपके मन में आ रहा है तो। संचलन। है संचलन, तो पहले ही हो गया सन, संचलन। अनुस्वार का, अनुस्वार और विसर्ग पढ़े हो ना। तो वो बिंदु आता है ना ऊपर। बड़ा सोच में पड़ गए, सब कोई दुविधा में है, हैं? अब नहीं सोच पा रहे हो? सोचो सोचो सोचो, पहली बार तो जीवन में कुछ सोच रहे हो। ना, किताब तुम भी लिखना तो उसमें 5 अक्षर वाला लाना। हम बताएंगे, अभी हम तो 2-3 बताने वाले हैं। इस दुनिया में है बहुत कुछ। बोलो जल्दी, कितना सोचते हो, उसके बाद भी नहीं बता पाते हो। बोलो। हम सफर। हैं? हम सफर लिखिए। हम सफर। क्या बात है, ऐसे लिखे हो ना। हम सफर सही लिखा है? बोलो ना, सही है कि नहीं? देखो हो या नहीं हो, पर हम सफर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सफर 5 अक्षर का हो गया। क्या बड़ी बात। और ये हम भी नहीं जानते थे। हाँ बोलो। आपको बोल रहे हैं। हैं? आपको बोल रहे हैं, बोले थे ना हम नहीं जानते हैं। हाँ हमें एक मिल गया। अब हम किताब लिखने वाले भाई, अब उसमें लिख देंगे 5 अक्षर का, उसमें 2-3, कम से कम 3 तो लिख ही सकते हैं अब, है ना, क्योंकि 2 मेरे पास है और एक ये हो गया हम सफर। ये तुमको कैसे आ रहा है रे? हाँ मिला मिला के देख रहे हैं ना, सही है। चलो अब किसी एक व्यक्ति ने बताया है ना। अब देखते हैं, 2 हम बता रहे हैं तुम्हें। एक लेते हैं उपकरण। उपकरण हो जाएगा? उपकरण भी तो हो सकता है। हैं? उपकरण का क्या अर्थ होता है? सर विपरीत शब्द नहीं याद। उपकरण मतलब क्या होता है? मशीन वगैरह होता है ना, उसमें स्टूल उसको बोल सकते हैं। टूल्स जो होते हैं उपकरण हो गया। और जब आप 12 पढ़ोगे ना या 11, तो उसमें एक गणित में टॉपिक है कैलकुलस। उसको 2 भाग में बांटते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसका हिंदी होता है कलन शास्त्र और अवकलन और समाकलन। तो अवकलन, अच्छा ये पढ़ रहे हो तुम लोग? उसके बाद भी नहीं बता रहे, बताओ। कम से कम किताब का चैप्टर का नाम भी तो याद रखा करो, अवकलन है। हिंदी में कौन डिफरेंशिएशन सीधा है। हाँ तो हिंदी का किताब नहीं देखे हो, इंग्लिश कहीं पढ़ते हो ही नहीं सकता कि सजोरा बाजार पर कोई इंग्लिश तुम्हें पढ़ा दे। मतलब वो जहाँ अवकलन लिखा है सीधा डिफरेंशिएशन। नहीं पूरा किताब ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ अवकलन, एनसीईआरटी जानते हो ना, शुद्ध हिंदी होता है। वो भले एक अगर इंग्लिश लिखना होगा ना तो ब्रैकेट में लिखेगा, पहले वो जरूर हिंदी लिखता है। तो तुम देख लिए होगे, अगर पढ़ते तो मिल जाता है ना। अब अपने बचने के लिए कुछ भी ना कहा करो। उपचयन अपचयन हो सकता है। हैं? उपचयन अपचयन लिख देते हैं वो भी। उपचयन अपचयन हो गया। अब तो हम लोग पास बहुत लिस्ट बन गया है।
तो एक अपचयन लिख देते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीकरण को ही बोलते हैं ना उपचयन। हाँ, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारे पास शब्द अब 5 हो चुके हैं, उपचयन, अपचयन, हमसफर, उपकरण और अवकलन। ये 5 शब्द। अब सोचो अगर किताब लिखना है छोटे बच्चे वाला, अच्छा देखो कोई इंसान कितना भी पढ़ लेता है, बहुत पढ़ता है, तो बड़ी बड़ी किताबें लिखता है, पर 10वीं तक पढ़ के कम से कम मनोहर पोथी तो लिख ही सकते। बोला है नहीं? तो मनोहर पोथी लिखेंगे ना तो कम से कम ये 5 शब्द जरूर डालेंगे, कहेंगे आओ बच्चे हम सिखाते हैं 5 अक्षर के शब्द बिना मात्रा वाला। अच्छा 6 अक्षर वाला? कोई नहीं, सोच क्या ना। हालांकि उतना शब्द हम लोग समय हम लोग पास नहीं है, एक लिखते हैं, बाकी तुम खुद भी सोच सकते हो। बोर्ड पर आ गया क्या? ऐसा आ गया देखो, लचर लचर, खाली लचर रहता तो उसका अर्थ लचर लचर नहीं होता ना है? एक और आ गया है धप्पर धप्पर। तो ऐसे शब्द आ जाएंगे, है ना? एक और शब्द, ये शब्द कोई प्रयोग करता है? बताओ। एक तो गाना भी आया धप्पर धप्पर वाला। इसमें तो सब मतलब डबल हाँ, डबल हो रहा है तो पर बन रहा है ना। केवल अगर इतना ही रखोगे तो पचर पचर का अर्थ नहीं देगा ना, वो हमें दोनों एक साथ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम 6 अक्षर वाला को भी बना सकते हैं। अब 7 अक्षर कोई ना पूछ देना, हमें भी नहीं पता। आपको पता होगा तो कमेंट करना। देखते हैं। तो ठीक है, ये 2-4 चीजें हम लोग को आज पता चला। अब आते हैं हम लोग शब्दों के वर्गीकरण पे, ठीक है। अगला टॉपिक दीजिए शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण, है ना, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या इसको हम कितने आधार पे बांट सकते हैं। तो शब्दों का वर्गीकरण जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम लाते हैं 4 आधार, है ना। कितना आधार है? 4 आधार। तो इसमें पहला आधार लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अब देखो अगर किसी ने पूछा ना कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले उससे पूछ लो कि किस आधार पे पूछ रहे हो। शब्द का वर्गीकरण हम कई आधार पर करते हैं, तो उसमें से आप किस आधार पे पूछ रहे हो। तो पहला आधार क्या है? अर्थ के आधार पर। दूसरा आधार बताओ, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति और एक है उत्पत्ति। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति किसको एक ही लगता है? उत्पत्ति और व्युत्पत्ति, उत्पत्ति व्युत्पत्ति, है ना, इस आधार पे। और देखो जो ये शब्द है ना, इसको भी कई नामों से जानते हैं, है ना, रचना के आधार पे, बनावट के आधार पे, ऐसे। तो वो शब्द भी हमें याद रखना है। ये नहीं कि किसी ने पूछ दिया बताओ रचना के आधार, तो कहो अरे ये कैसे हो गया। तो कंफ्यूजन वाला बात नहीं। हमें इस शब्द के अलावा भी हमें शब्द याद रखनी है जो अलग अलग शब्द बन सकते हैं, ठीक है। आप लोग को स्टडी मटेरियल आज मिल जाएगा ग्रुप में, तो आप वो देख लेना। देखो व्युत्पत्ति है ना, इसी को बनावट या रचना बोलते हैं। व्युत्पत्ति को क्या बोलते हैं? बनावट और रचना। ये है व्युत्पत्ति, बनावट, और इसी को क्या बोलते हैं? रचना। और देखो ये उत्पत्ति है, उत्पत्ति को हम क्या बोल सकते हैं? इतिहास के आधार पर, स्रोत के आधार पर, है ना। उत्पत्ति उत्पन्न हुआ है, तो इसके लिए शब्द प्रयोग होता है इतिहास
उद्गम, उद्गम भी शब्द प्रयोग होता है, उद्गम, उद्गम इतिहास या इसी को बोलते हैं स्रोत, स्रोत के आधार पर। और अगला क्या है, रूपांतर, रूपांतर इसी को बोलते हैं व्याकरण, रूपांतरण, रूपांतर, रूपांतर व्याकरण और प्रयोग। ये शब्द भूलना नहीं है, भूलना मना है। अब मान लो अगर आपसे कोई पूछ दे कि उद्गम के आधार पर बताओ शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि नहीं। तो इसलिए हमें ये शब्द याद रखना है, इसमें आधार जोड़ लेना, के आधार पर, के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो शब्द को 4 आधार पर बांटा जाता है। और पहला है अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा है व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर, उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास या स्रोत के आधार पर, रूपांतर के आधार पर कहो, व्याकरण के आधार पर कहो या प्रयोग के आधार पर कहो, बात एक ही है। इस तरह से हम शब्दों को बांटते हैं। और जब यहां आते हैं अर्थ के आधार पर, तो आपको अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि अर्थ के आधार पर जब बांटते हैं तो इसमें होता है एक सार्थक, एक होता है निरर्थक, ठीक है। और सार्थक भी कई प्रकार के होते हैं जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, जैसे विलोम शब्द, सुना है विलोम शब्द, अभी याद भी करो ना, लिस्ट आपको मिला है ना। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द। और क्या हो सकता है, एकार्थी, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। तो ये है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द के प्रकार। इसमें और भी हम जोड़ सकते हैं हिंदी में, जो आप देखते हो, जो आप उसका जो सटीक कुछ ना कुछ अर्थ होता है, तो वैसे शब्दों को आप इसमें रख सकते हो। लेकिन मोटे तौर पर ये 4 ही चलता है ना। स्टडी मटेरियल में आपको ये 4 दिया गया है। इसमें एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी इसी को बोलते हैं, और विलोम को विपरीतार्थक बोलते हैं। तो ये आपको 4 दिया गया है। पर इसमें आप लिखना चाहो मेरे विचार से तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी लिख सकते हो, है कि नहीं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पर जरूरी नहीं है, 4 भी रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे कोई नहीं पूछेगा सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आज तक कहीं हमने क्वेश्चन नहीं देखा है। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जिस चीजों में बहुत विवाद होता है ना, उस चीज पे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्योंकि इस पे कई टीचर को आप देखोगे ना, अलग अलग टाइप से वो पढ़ाते हैं। और कुछ एक तो यूट्यूब पे हमने देखा, और अच्छे रिपोर्टेड टीचर हैं, और उन्होंने क्या पढ़ाया, सब 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। और ऐसा एक और उन्होंने पढ़ाया था, विकारी और अविकारी, उस तरह से उन्होंने बांट दिया था डायरेक्ट, है ना। तो वो मैंने देखा तो बड़ा हमको अजीब लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जो ऑल हाँ, अच्छा एक और बात जानना ध्यान से, तुम आज तक जितना पढ़े हो ना, उसी के आधार पे सोचते हो, है ना। तुम किसी को गलत और सही किस आधार पे कहते हो, तुम्हारे पास जो फैक्ट्स हैं उसी आधार पे ना। तो अब कौन सही है ये बड़ी बात है। पर हमने जो पढ़ा था उस आधार पे हमें डायरेक्ट लग रहा था इसको खारिज करो यार, ये बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। पर हमने पहले से ही कई किताबें देखा है, कई किताब अभी भी वर्तमान समय में देखते हैं, तो वो ऐसा कुछ आधार मिलता ही नहीं। तो मैंने कहा उसको हटाते हैं। तो सबसे अच्छा यही आधार है, और इस आधार को बहुत सारे लोग मानते हैं। तो हमने पहला आधार लिया शब्दों के वर्गीकरण में, अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक बांट दिया। उसके बाद हमने देखा सार्थक शब्द में विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति शब्द, भिन्नार्थक शब्द, ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। निरर्थक शब्द इसका कोई प्रकार नहीं होगा। उत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर, तो देखो अगर किसी के चीज का बनावट हुआ है ना, किसके बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, बनावट के आधार पर, वो शब्द बने कैसे हैं।
तो एक में आता है रूढ़। देखो अब एक्चुअल में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ सबको याद है, पर प्रॉब्लम क्या होता है, वो उत्पत्ति में है कि बनावट में, दिक्कत यहां होती है। अब हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं, मतलब कोई फेमस कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ऐसे ही एक शब्दों से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बनावट कह रहा है ना, रचना कैसे हुआ है, वो बने कैसे हैं। तो देखो जब योग रूढ़ पढ़ते हैं तो रूढ़ और यौगिक दोनों मिल जाते हैं तो बनता है ना। तो इसी से हमको समझना है कि बनने की बात पूछ रहा है, तो बना कैसे है, तो समझ जाना है कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की बात हो रही है। रूढ़, यौगिक और क्या होता है, योग रूढ़। देखो मेरे विचार से इसको दो आधार पे बांटा जा सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है तीन आधार पे बांटने का। कैसे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब योग रूढ़ जो होता है ना, एक प्रकार के यौगिक ही होता है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे जब इसका परिभाषा जानेंगे तो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको सबसे पहली बार बोलना है 3, ठीक है, उसके बाद 2 सोचना है। ऑप्शन में 3 दिया है तो कुछ सोचना ही नहीं, 3 मारो, क्योंकि ये बहुत मतलब ये स्टेबल है बात कि रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के बनावट के आधार पर शब्द होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति या इतिहास या स्रोत के आधार पे वो उत्पन्न कैसे हुए हैं। तो हमने पढ़ा ना, एक पढ़ा था हमने पहले भी, अपने 10वीं में पढ़ा होगा, देशज विदेशज, वैसे सब जो देश में उत्पन्न हुए हैं, वैसे सब जो विदेश से आए हैं, है ना, उनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है, तो वैसे सब को हम क्या बोलते हैं, विदेशज। तो उत्पत्ति की जब बात होगी तो हम इस आधार पर बांट सकते हैं। और इसमें आपने पढ़ा था तत्सम, पढ़ा था तत्सम, फिर था तद्भव, तद्भव था, और क्या था, देशज, और अगला है विदेशज, और एक और आता है संकर शब्द, है ना, संकर शब्द, बोलो है नहीं। तो अगर आपसे कहा जाए कि उत्पत्ति, उद्गम या इतिहास, स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहेंगे। सबसे पहले तो हमें 4 ही सोचना है, पर एमपी का जो व्यापम है वो 5 मानता है। 5 क्यों मानता, 5 क्यों मानता बताओ। ये शंकर को उसने मिला लेता है, पर आज तक आपने जब भी पढ़ा था 10वीं लेवल तक, तो वो 4 ही पढ़ा गया था। अब पुराने जितने किताब हैं उसमें आप देखोगे तो मुख्य रूप से अधिकांश किताब में ये 4 मिलता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब ये संकर शब्द क्या होते हैं, वैसे सब जो 2 अलग अलग चीजों से मिल जाते हैं, एक देशज है एक विदेशज है, दोनों मिल गया। जैसे पहले रिक्शा था, अब ई रिक्शा हो गया, है ना, पहले हमने ई जोड़ दिया, बोलो। पहले गवर्नेंस था, अब उसमें हमने ई गवर्नेंस जोड़ दिया। तो ऐसे जब हम ई लगा देते हैं ना, या ऐसा कुछ और मिला दे, तो वैसे केस में हम उसको बोलते हैं संकर शब्द। और कुछ लोग हैं वो तत्सम के नीचे अर्ध तत्सम भी कहते हैं, अर्ध तत्सम। तो अर्ध तत्सम की जब बात होगी तो यहां 6 की भी बात होने लगेगी, है ना, किसकी बात होगी, 6 की भी बात होगी। इसका मतलब यह हुआ उत्पत्ति, उद्गम, इतिहास, स्रोत के आधार पर जो शब्द हो गए वो 6 प्रकार से भी हो सकते हैं, है ना, अर्ध तत्सम भी होते हैं। अब कहोगे कि ये फिर कैसे हो गया और हम मारे किसको, तो हमें ऑप्शन पे ध्यान देना होगा, ठीक है। पर अभी ज्यादातर लोगों का अब वर्तमान समय में मानना हो गया है 5, वो शंकर शब्द को ले रहे हैं। अर्ध तत्सम को किसी किसी किताबों में लिखा जाता है। और एक और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, बहुत ऐसा होता है ना, जब जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है उसको लगे कि कोई क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, तो वो कहेगा बताओ उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तभी वो पूछ सकता है। नहीं तो ये कोई क्वेश्चन बनाने, जहां देखो जब भी कोई विवाद होता है ना, उस पर क्वेश्चन फॉर्म नहीं किए जाते, है ना। अब तुम देखो ना, हमने वर्णमाला में ही पढ़ा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2, स्वर और व्यंजन। लेकिन एक अयोगवाह भी तो नया कंसेप्ट आ गया है ना, तो अब कहोगे कि ये तो साइंस की तरह होने लगा कि ये होगा ये नहीं होगा, है ना। साइंस में भी कई चीज ऐसा होता है, पर ये हिंदी भी है ना, इसमें भी रिसर्च हमेशा होते रहता है। जो हिंदी का विभाग है उसको कम से कम अपना एक मानक व्याकरण लॉन्च जरूर करना चाहिए, है ना। भारत सरकार की जो अपनी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एक मानक कोई हिंदी व्याकरण का कुछ चीज, अगर
जैसे एनसीईआरटी किताब छापते उसी तरह से हिंदी का कुछ छापे, हालांकि हमें पता नहीं छापा है कि नहीं, हमें नहीं पता, पर अगर नहीं छापा होगा तो उसको जरूर छापना चाहिए, क्योंकि कई लोग इस पे हमने देखा है कि वो बोलते हैं कि कई चीजों में प्रॉब्लम होता है ना। और आपको मैं पहले भी बताया था कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसके बाद कभी जीवन में हिंदी पढ़ना नहीं है, कंप्लीट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये सारा चीज बता रहा। अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होंगे तो क्या लेना है, 5 प्रकार के होंगे तो क्या लेना है, और 6 प्रकार के होंगे तो क्या लेना है। अब ऑप्शन जब होगा, अगर मान लो कोई पूछ ही दे तो जो ऑप्शन देंगे उस आधार पर कर लेंगे। रूपांतर और व्याकरण या प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताएगा? 2 प्रकार के होते हैं। और इस 2 प्रकार में हम लोग क्या क्या लेते हैं? इस 2 प्रकार में हम लोग लेते हैं विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, भिखारी नहीं बोल रहे हैं, विकारी बोल रहे हैं, और अविकारी। विकारी का मतलब होता है वैसे शब्द जो लिंग वचन कारक समय काल के आधार पर बदल जाते हैं, परिवर्तित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। और ये विकारी शब्द जो होते हैं ना, ये होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसके बाद क्रिया, ये 4 हो गए। और यहां जब हम पढ़ते हैं अविकारी तो क्या पढ़ते हैं? क्रिया विशेषण, एक और ले लेते हैं, सब ले लेते हैं, है ना, संबंध बोधक, और बोलो समुच्चय बोधक, और लास्ट है विषम बोधक, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी कोई कहे कि रूपांतर के आधार पे या व्याकरण के आधार पे शब्द कितने प्रकार के, तो क्या कहोगे? 2 कहोगे कि 8 कहोगे? तो कुछ लोग 2 भी सोच लेंगे, कुछ लोग 8 भी सोच लेंगे, इसलिए हमें दोनों ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए व्याकरण के आधार पर कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार, एक विकारी एक अविकारी। अब मान लो उसमें 2 है ही नहीं, वो ऑप्शन ही बनाया है 6, 7, 8, 9, तो क्या करोगे? तो 8 करेंगे। तो ऑप्शन पे जरूर ध्यान रखना है, ऑप्शन के आधार पे ही हम लोग कुछ भी करेंगे। अगर ये सारे टॉपिक कवर हो जाए तो हम लोग हिंदी के बहुत एक अच्छे सेक्शन का हम लोग कवर कर चुके होंगे, है ना। क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, बहुत सारे लोग तो इसी में रहते हैं ना, जीवन भर यही पढ़ के रह जाते हैं, उनका जीवन बीत जाता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पे। बोलो है ना। 10वीं तक ले कई लोग हम देखे हैं ना, कई लोग जहां अच्छा पढ़ाई नहीं होता है वो 10वीं तक ले यही पढ़ाई होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके आगे वो नहीं पढ़ पाते। वो तो 6 महीना साल भर पे एक बार क्लास चलता है हिंदी का वहां, है ना, वो भी स्टूडेंट के प्रेशर पर, सर अब पढ़ाइए हिंदी, अब कब पढ़ेगा, एग्जाम आ गया अब। ये चार्ट जो है ना हमेशा आपको याद रखना, जैसे चार्ट खाता हूं ना बड़ा चाव से, तो इसको याद रखना है बहुत चाव से, चार्ट को बहुत याद रखना है, ठीक है। अब इसको देखें और आगे